Dear students, welcome to VS classes CMA। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज MCQ जो हमारे स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के MCQ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल? इनमें से कौन सा नॉर्मल लॉस है? तो बेटा देखो, पहले बी ऑप्शन, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, ये कभी भी नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता। लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, बेटा हमारी बुक में यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर गलत है। केयरलेस हैंडलिंग मतलब आप केयरफुली काम करते तो वो लॉस नहीं होता, तो जिस लॉस को बचाया जा सकता है वो भी नॉर्मल लॉस नहीं होता। अब बेटा पिलफ्रेज, पिलफ्रेज का मतलब होता है छोटी छोटी चोरी। ठीक है, अब वैसे तो ये बेटा जहां चोरी वर्ड आ गया वहां पे ये एबनॉर्मल लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता, और यहां पे हमारे पास नन ऑफ दीज आंसर है। तो आज तक मैंने आपको जब भी पढ़ाया है मैंने आपको कहा है आप नन ऑफ दीज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपके मॉक टेस्ट पेपर है बेटा, मॉक टेस्ट पेपर जो हो रहे हैं उसमें ये नन ऑफ दीज आंसर नहीं है। ठीक है, और यहां पे भी कोई एक एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, और इंस्टीट्यूट जो आंसर दे रहा है वो पिलफ्रेज को क्या कह रहा है? वो कह रहा है पिलफ्रेज इज इक्वल्स टू नॉर्मल लॉस, कि बेटा छोटी छोटी जो चोरियां हैं, छोटी चोरी तो होगी ही होगी, उसको रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए इस पॉइंट का पहले क्वेश्चन का आप भी आंसर कर लें, ए आंसर पिलफ्रेज, क्योंकि क्वेश्चन आपका एमटीपी, पेपर आपके एमटीपी के बेस पे आ रहे हैं, और इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपी इश्यू किया है वो पिलफ्रेज को आंसर बता रहा है। तो आप आंसर क्या ले लें? पिलफ्रेज। ठीक है बेटा, हम भी इंस्टीट्यूट के साथ साथ ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। बेटा कॉस्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मटेरियल। इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं मोस्ट, क्योंकि जब तक आप मटेरियल नहीं लगाओगे तब तक लेबर का यूज कहां करोगे, तब तक ओवरहेड का यूज कहां करोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज डायरेक्ट मटेरियल। अब ये कहता है बेटा डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? क्या डायरेक्ट मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है? नहीं, वो तो प्राइम कॉस्ट होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होता। तो सेकंड का आंसर था ए, थर्ड का आंसर है बेटा डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, लगातार स्टॉक टेकिंग। एबीसी एनालिसिस नहीं, वो कहता है कि जो कम जगह घेरने वाला लेकिन वैल्यूएबल माल है उसका एनालिसिस बढ़िया से करो। एनुअल मतलब साल के एंड में करो। परपीचुअल इन्वेंट्री, परपीचुअल का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस इन्वेंट्री करते रहो। जो हमारे मेथड थे फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, वो सारे इसी के मेथड थे। तो आंसर इज सी।
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड माना जाता है? कौन सा? बिन कार्ड, बिन कार्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले ये स्टॉक की क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है। बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कोई बिल की बात नहीं आती बेटा ना। स्टोर्स लेजर, बिल्कुल बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग चलती किस पे है? स्टोर्स लेजर। हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे बोलते हैं स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्टिंग में हम मटेरियल के लिए एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे बोलते हैं स्टोर्स लेजर कंट्रोल। तो स्टोर्स लेजर उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज, डायरेक्ट मटेरियल को फिक्स कॉस्ट बोलेंगे? नहीं। क्या उसे वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कहते हैं? नहीं, डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होता है। सर प्राइम कॉस्ट भी तो होता है, लेकिन बेटा क्या डायरेक्ट मटेरियल अकेला प्राइम कॉस्ट होता है क्या? नहीं, प्राइम कॉस्ट में सारी डायरेक्ट कॉस्ट आती है। तो ज्यादा क्लियर कट आंसर कौन सा है कि डायरेक्ट मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। 6 का आंसर हो जाएगा सी। 7 का आंसर, इन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? अभी अभी हमने बात की थी, मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग, इन विच ऑफ द मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज? अब बेटा हम कहते हैं कि पुराना आया हुआ माल सबसे पहले बेचो, जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले बेच दो। तो जो आपके पास बचा हुआ माल होगा वो हमेशा करंट इकोनॉमिक वैल्यूज के हिसाब से होगा। जो सबसे रिसेंट माल आया होगा वो आपके पास बचा हुआ पड़ा होगा। तो आंसर इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वैल्यू। वो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से बचा हुआ माल होगा, क्योंकि पुराना माल तो बिक चुका होगा। तो जो माल बचा हुआ पड़ा होगा वो सबसे लेटेस्ट बचा हुआ पड़ा होगा, तो वो एकदम करंट इकोनॉमिक वैल्यूज के हिसाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following method issues of material are priced at predetermined rate? Predetermined rate. A, replacement price method. B, inflated price method. क्वेश्चन नंबर 9, तो बोले कि जब आप प्री डिटरमाइंड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? हमने प्राइस पहले से फिक्स कर रखी होती है कि माल की प्राइस ये होनी चाहिए। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्मूथ्स आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएट? बेटा प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट हो रही है, तो अगर आपने फिफो मेथड फॉलो किया तो भी बहुत सारे तरीके का माल हो जाएगा, लिफो में भी बहुत सारा हो जाएगा। सिंपल एवरेज हमें पता होता है कि कॉन्सेप्चुअली गलत होता है। तो 10 का आंसर वेटेड एवरेज। जब प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हो तो आप वेटेड एवरेज मेथड को काम में लेंगे। आप जब भी माल आता है उसे एवरेज करते चले जाएंगे। अंडर द एफएसएन मेथड ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एफएसएन मेथड क्या कहता है बेटा? एफ एस और एन। एफ का मतलब होता है फास्ट मूविंग गुड्स, एस का मतलब होता है स्लो मूविंग गुड्स, और एन का मतलब होता है नो मूविंग गुड्स, मतलब जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो ये क्या बताता है?
ये बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम यूज, किसी की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसी की कम फ्रीक्वेंसी है, कितना फ्रीक्वेंटली आइटम मूव कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली आइटम यूज किया जा रहा है। तो 11 का आंसर होगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 12, मटेरियल आर इश्यूड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर बेस्ड ऑन, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, हम ऐसा भी कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जब मटेरियल इश्यू किया जाएगा तो बेटा पहले उन्होंने माल मंगवाया होगा, क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं तब तो मटेरियल का बिल लेते हैं, या बेचते हैं तब बिल देते हैं। खरीदने के लिए जो रिक्वायरमेंट भेजते हैं उसे बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन, ठीक है साहब। फिर हम कहते हैं कि जब एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से या एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से माल की जरूरत होती है तो वो मंगवाता है मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, और जब माल भेजा जाता है तो किया जाता है मटेरियल ट्रांसफर नोट। तो 12 का आंसर हो जाएगा बेटा डी। ये था हमारा मटेरियल के चैप्टर की एमसीक्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 2 है एम्प्लॉय कॉस्ट। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू है दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एम्प्लॉय कॉस्ट का चैप्टर हमें क्या कहता है? ये कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव पेमेंट ऑफ प्लान, इंसेंटिव प्लान ऑफ पेमेंट वेजेज ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटीड। टाइम बेसिस के वेजेस, होल से बेटे टाइम बेसिस के हिसाब से चलता है, रोवन टाइम बेसिस के हिसाब से चलता है, गेन टास्क भी टाइम बेसिस की बात करता ही करता है, लेकिन पीस रेट टेलर किसके हिसाब से चलता है? पीस रेट के हिसाब से। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और वहां भी वो तो पेनल्टी लगाने की बात करता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द हाई वेज प्लान ए वर्कर इज पेड एट ए टाइम रेट हायर देन द यूजुअल रेट। बिल्कुल, टाइम रेट से पैसा दिया जाता है, वो भी हायर रेट से, ठीक है। एफिशिएंसी की बात नहीं करना, डबल रेट, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस नहीं, टाइम हाई वेजेस का मतलब जिस रेट से यूजुअल रेट से पैसा देते हो उससे ज्यादा रेट से। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बेटा ये कौन सी सिचुएशन है? ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो एबनॉर्मल सिचुएशन से जो आइडल टाइम का लॉस होने वाला है वो कहां चार्ज करोगे? चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। सेकंड का आंसर था बेटा ए, थर्ड का आंसर भी था ए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? When overtime is required to meet urgent order, जब ओवर टाइम की जरूरत होती है अर्जेंट ऑर्डर के लिए, ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी। ओवर टाइम प्रीमियम किसका चार्ज माना जाता है? ओवर टाइम प्रीमियम बेटा ओवरहेड कॉस्ट मान के चार्ज कर दिया जाता है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, वेजेज सीट इज प्रिपेयर्ड बाय। वेजेज सीट कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है बेटा? पेरोल डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट आपकी सैलरी डिसाइड करता है, वेजेज आपको देता है, दैट इज पेरोल डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय। टाइम एंड मोशन स्टडी कौन सा डिपार्टमेंट करता है बेटा? टाइम एंड मोशन स्टडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कितना टाइम लगाया, उसमें कितना काम हुआ, कितना होना चाहिए था, ये सारे इंजीनियरिंग वर्क्स कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 6 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय। लेबर टर्नओवर को कैसे मेजर किया जाता है? तो लेबर टर्नओवर के बेटा 3 मेथड होते हैं, एक तो एडिशन, एक सेपरेशन और एक रिप्लेसमेंट। एडिशन, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट, और एक इनका मिक्स मेथड होता है, फ्लक्स। तो एडिशन कहता है एडेड नंबर डिवाइडेड बाय एवरेज,
ये कहता है सेपरेट का नंबर डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉय, ये कहता है रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज, और ये इनका मिक्स। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है साहब, रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। नंबर ऑफ वर्कर ज्वाइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 7 का आंसर ए। केवल एक ही फॉर्मूला सही है और वो फॉर्मूला है रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है? आइडल टाइम इज, आइडल टाइम इज टाइम स्पेंट बाय वर्कर इन फैक्ट्री, टाइम स्पेंट बाय वर्कर ऑफ फैक्ट्री। टाइम स्पेंट, बेटा फैक्ट्री में वर्कर स्पेंड करता है वो उसका सैलरी का टाइम पेमेंट होता है। फैक्ट्री के बाहर इन ऑफिस, ऑफिस की भी बात भी नहीं करते। ऑफ देयर वर्क, बेटा जब लेबर टाइम स्पेंड कर रहा हो बिना काम किए, बिना काम किए, तो वो होता है आइडल टाइम, जब वो काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9। ओवर टाइम कब होता है बेटा? जब जितना आप नॉर्मल टाइम काम करते हैं अगर उससे ज्यादा टाइम काम किए तो दिया कहता है जब एक्चुअल आर मोर देन नॉर्मल टाइम। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। स्टैंडर्ड टाइम तो होता है बेटा किसी काम को करने में जितना टाइम लगाना चाहिए था। ठीक है, तो ये नहीं है। जब आप नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम करते हो तो वो आपका ओवर टाइम हो जाता है। टाइम कीपिंग रेफर्स टू, बेटा जब आपका पेरोल डिपार्टमेंट है वो आपका टाइम कीपिंग करता है कि आपको कितना वेजेस दिया जाए, तो उसके लिए वो कौन सा टाइम देखता है? टाइम स्पेंट बाय, जितनी देर आपने काम किया अपनी जॉब पे वो ना, टाइम स्पेंट बाय वर्कर इन ए फैक्ट्री, आपने फैक्ट्री में कितना टाइम निकाला है। इसमें वर्क का टाइम भी आ गया प्लस आइडल टाइम भी आ गया कि कब आप काम नहीं कर रहे थे, तो आपको पेमेंट दोनों टाइम का मिलता है। इसीलिए आइडल टाइम को क्या बोला जाता है? लॉस कहा जाता है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा आ गया क्वेश्चन। टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय, टाइम एंड मोशन स्टडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं? लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग, लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है कि भैया उसकी एफिशिएंसी बढ़िया। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी किससे रिलेट करती है? प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। तो बेटा एफिशिएंसी होती है स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रोडक्टिविटी में किसको कंपेयर किया जाता है? स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम को। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द टाइम सेव इज लेस देन 50% of the standard time, then the wages under Rowan plan and Halsey plan on comparison given। बेटा एक बार मैं वेजेस का फॉर्मूला लिखता हूं। हॉल्से का फॉर्मूला क्या होता है? हॉल्से का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू वेज रेट। ठीक है साहब, अब रोवन का फॉर्मूला क्या होता है? रोवन का फॉर्मूला भी टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस यहां पे वो लिखता है टाइम टेकन इनटू टाइम अलाउड।
टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू वेज रेट। तो बाकी का पूरा फॉर्मूला तो सेम है। अब ये कह रहा है कि अगर टाइम सेव 50% से कम हो, मान लेते हैं बेटा एक काम करने में टाइम अलाउड 10 आवर्स है और टाइम टेकन 8 आवर्स है, ठीक है। तो यहां पे तो आपको मिलेगा 50%, लेकिन यहां पे आपको कितना मिलेगा, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। तो ये 8/10 मिलेगा। 8/10 का मतलब क्या होता है, 8/10 का मतलब होता है 80%। तो किसका पेमेंट ज्यादा आएगा, पेमेंट रो 1 का ज्यादा आएगा हॉल से हो जाए, क्योंकि टाइम टेकन सेम है, ये सब सेम है, लेकिन यहां पे 50% टाइम सेव का मिलेगा और यहां पे 8/10 मिलेगा, मतलब 80% आपको टाइम सेव का रिसीव हो जाएगा। तो आपका आंसर तो ये कह रहा है कि मोर वेजेस टू वर्कर अंडर रो 1 प्लान। तो 13 का आंसर हो जाएगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 14, आइडल टाइम इज द टाइम अंडर विच नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय वर्कर। बिल्कुल सही बात है, वर्कर काम नहीं कर रहा होता है। फुल वेजेज आर पेड और उसको वेजेज भी दिया जा रहा होता है। क्या दोनों ही नहीं होते, दोनों ही होते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी। वर्कर को मोटिवेट करने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल। अगर उसमें उसे जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो भी वो अच्छा काम करेगा, बिल्कुल। प्रॉपर सुपरविजन होगा तो भी बढ़िया काम करेगा। लेकिन हाई लेबर टर्नओवर, लोग आ रहे होंगे जा रहे होंगे, आ रहे होंगे जा रहे होंगे, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, कम होगी। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 16, the tailor's differential piece rate scheme, if a worker failed to complete the task within the standard time then he is paid। अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से पे अपना काम पूरा नहीं कर पाता है तो टेलर कहता है भैया पैसा मिलेगा 80%। अगर आप टाइम पे काम पूरा कर लेते या उससे ज्यादा कर लेते तो मिलता 120%। आंसर इज ए। इसे कई जगह 80 लिखा हुआ होता है, कई जगह 83.33 भी लिखा हुआ हो सकता है या 83 भी लिखा हुआ हो सकता है, तो उसे भी राइट मान लेना। कॉन्सेप्ट ये है कि जो मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा, पेनल्टी लगा के मिलेगा। डन। तो बेटा ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू। ठीक है साहब, थैंक यू। इसी तरह हम आपके लिए आगे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, शुक्रिया।